प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार, मैं महेंद्र स्वागत करता हूं आपका पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। साथियों, आप जानते हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है। पेरिस में इन दिनों पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। इन खेलों में भारत के 84 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनकी हौसला अफजाई के लिए देश फिर से कह रहा है चीयर फॉर भारत। आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 25 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम में इस विषय पर प्रकट किए गए उद्गार। पेरिस में पैरालंपिक्स हो रहे हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहन वहां पहुंचे हैं। 140 करोड़ भारतीय अपने एथलीट और खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं। आप भी #चीयर फॉर भारत के साथ अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दीजिए। भारतीय खिलाड़ियों ने पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन का आगाज 30 अगस्त को किया। अवनी लेखरा ने भारत को 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। अवनी ने इससे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। अवनी इस वर्ग की विश्व और एशियाई चैंपियन भी हैं। पेरिस जाने से पहले अवनी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात भी की थी। आइए सुनते हैं इसका एक अंश। अवनी, नमस्ते। नमस्कार सर। अवनी, पिछले पैरालंपिक्स में आपने एक गोल्ड मेडल समेत 2 पदक जीतकर पूरे देश को गर्व से भर दिया था। इस बार क्या टारगेट सेट किया है? सर, पिछली बार मेरा पहला पैरालंपिक गेम्स था, तो उसी के हिसाब से मैं 4 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, एक्सपीरियंस गेन कर रही थी। अभी काफ़ी इस पैरालंपिक साइकिल में काफ़ी मैच्योरिटी आई है, स्पोर्ट को लेकर भी, टेक्निक को लेकर भी। कोशिश यही रहेगी कि इस बार भी मैं जिन भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसमें अपना बेस्ट दूँ। और पूरे इंडिया का जो सपोर्ट रहा है, इतना प्यार मिला है पिछले पैरालंपिक्स के बाद, आपका इतना सपोर्ट रहा है, उससे इतनी मोटिवेशन मिलती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि वहाँ जाकर अपना बेस्ट देना है और अच्छा करना है। अवनी, जब आप टोक्यो से जीत कर आई थी तो उसके बाद जीवन कैसे बदला था? फिर से नई प्रतियोगिता के लिए आपने खुद को कैसे लगातार तैयार रखा? सर, जब मैंने पिछली बार पार्टिसिपेट करा था तो एक बैरियर था कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पर जब मैंने उसमें 2 मेडल जीते तो वो बैरियर एक तरीके से टूट गया। और मुझे लगा कि अगर मैं एक बार कर सकती हूँ तो अगर मैं मेहनत करूंगी तो मैं और कर सकती हूँ। और जब मैं पार्टिसिपेट करती हूँ इंडिया के लिए, स्पेशली ऑन अ व्हील चेयर, जब मैं जाती हूँ और कंट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि फिर वो ये वापस करने का मन करता रहता है। अवनी, आपको खुद से और देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि इन उम्मीदों को बोझ मत बनने दीजिए। उम्मीद को अपनी शक्ति बनाइएगा। अवनी ने सच में उम्मीद को अपनी शक्ति बनाया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं दूसरा गोल्ड मेडल जीत पाई हूँ अपनी कंट्री के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में जाने वाले कई खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई और एक अभिभावक की तरह उनका मार्गदर्शन भी किया। पेरिस पैरालंपिक खेलों में विश्व रिकॉर्ड के बेहद नजदीक पहुंच चुकी तीरंदाज शीतल से भी उन्होंने बात की थी। शीतल, नमस्ते। नमस्ते सर, जय माता दी। जय माता जी। शीतल, आप भारतीय दल की सबसे कम उम्र की एथलीट है और ये आपका पहला पैरालंपिक्स होगा। मन में बहुत कुछ चलता होगा, आप बता सकती हो क्या चल रहा है? कुछ स्ट्रेस तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर, स्ट्रेस नहीं है। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि इतनी छोटी उम्र में, इतनी छोटे समय में मैं पैरालंपिक में खेलूंगी। और ये बहुत खुशी की बात है सर कि इतनी छोटी समय में और मैंने इतनी छोटी उम्र में मैं खेल रही हूँ यहाँ पे पैरालंपिक्स में। और यहाँ की सर शाइन बोर्ड का बहुत ही बड़ा हाथ है सर, उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया मुझे कि सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, तब जाके मैं सर यहाँ पे पहुंची। अच्छा शीतल, पेरिस पैरालंपिक में आपका अपना लक्ष्य क्या है और आपने इसके लिए तैयारी क्या की है और कैसे की है? यस सर, मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही है सर। और मेरा लक्ष्य यही है कि मैं अपना देश का तिरंगा यहाँ पे लहराऊं, अपना जो एंथम यहाँ पे बजाऊं सर, मेरा यही लक्ष्य है और इससे बढ़कर सर मेरा कुछ नहीं है। शीतल, आप जैसा मैंने पहले ही कहा इस दल में सबसे छोटी है। मेरी आपको सलाह होगी कि आप इतने बड़े इवेंट का दबाव
बिल्कुल नहीं लीजिएगा। हार जीत का दबाव लिए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करिएगा। पूरे देश की तरफ से, मेरी तरफ से सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। मरियप्पन थंगवेलु के लिए पेरिस पैरालंपिक खेल तीसरे खेल होंगे। 2016 के रियो डी जेनेरो में हुए पैरालंपिक खेलों में मरियप्पन ने स्वर्ण और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। ये है हाई जंपर मरियप्पन का माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद। मरियप्पन जी वणक्कम। मरियप्पन, आपने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता। इस बार तो सिल्वर को गोल्ड में बदलने का टारगेट लेकर चल रहे होंगे। इसलिए अनुभव से आपको क्या कुछ और सीखने को मिला? सर मेरा जर्मनी में ट्रेनिंग करा सर, ट्रेनिंग अच्छा जा रहा है। लास्ट टाइम थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिल्वर आ गया। दिस टाइम 100% गोल्ड लेके आ रहा है। पक्का सर, 100%। अच्छा मरियप्पन, आप खिलाड़ी भी हैं और कोच भी है। जब आप 2016 और अब पैरा एथलीटों की संख्या देखते हैं तो संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? सर मेरा 2016 में फर्स्ट टाइम पैरा ओलंपिक्स में एंट्री आया टाइम में मेरा का थोड़ा डर रह गया। ओनली गोल्ड आ रहा नहीं है, मेरा गोल्ड लेके जा रहे ऐसा टाइप मेरा गोल्ड ले लिया। मैं आफ्टर गोल्ड ले लिया, ज्यादा स्पोर्ट्समैन का, यंगर स्टार पैरा ओलंपिक का, ज्यादा पीपल का स्पोर्ट्स क्या आ रहा है ऐसा देख के मेरा नेम में मेरा स्पोर्ट्स देख के ज्यादा पीपल आउटसाइड आ रहा है। नाउ मेरा इंडिया के मैं आल्सो मेडल लेके आ रहा चाहिए, इंडिया के नेम लेके आ रहा चाहिए, ज्यादा पर्सन आ रहा है। सर मरियप्पन, हमारी कोशिश है कि हमारे खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई कमी ना रहने पाए। आप सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ध्यान दीजिएगा। देश आपके साथ है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमित अंतिल के नाम जेवलिन थ्रो की अपनी स्पर्धा का विश्व रिकॉर्ड भी है। 2023 में पेरिस में ही आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। सुमित टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो की F64 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। आइए सुनते हैं सुमित अंतिल के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत का अंश। सुमित नमस्ते। नमस्ते सर। सुमित, आपने एशियाई पैरा खेलों और टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर एक के बाद एक विश्व रिकॉर्ड बनाए। आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सर मेरे को लगता है कि भारत में इंस्पिरेशंस की कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे पीसीआई के प्रेसिडेंट देवेंद्र झांझरिया भाई साहब भी हैं, नीरज चोपड़ा भाई साहब भी है, और भी बहुत सारे एथलीट है सर जिन्होंने मेरे से पहले देश का गौरव बढ़ाया है। उन्हीं से मिलती है सर। बट इंस्पिरेशन से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन ने बैक टू बैक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में ज्यादा काम किया है सर। सुमित, देखिए सोनीपत की तो मिट्टी ही बहुत खास है और यहाँ से आप जैसे कई विश्व रिकॉर्डधारी और एथलीट निकलते हैं। हरियाणा के स्पोर्ट्स कल्चर से आपको कितनी मदद मिली है? बिल्कुल सर, जिस तरह से लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट जिस तरह से सपोर्ट करती है उसका बहुत बड़ा हाथ है कि सर हरियाणा से इतने सारे एथलीट्स इंटरनेशनल स्टेज पे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और देश का गौरव बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट रहा है सर, और जिस तरह से लोगों ने यहाँ पे एक स्पोर्टिंग कल्चर बना रखा है, आई थिंक उससे ज्यादा फायदा मिल रहा है सर। सुमित, आप विश्व चैंपियन है, इससे भी बड़ी बात है कि आप पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेगी। अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखें। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हमारे साथ हैं गिरिराज सिंह जी। आप पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी रहे हैं और साथ में ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, और साथ में हुकम सिंह जी रावत, आप पैरा ओलंपिक्स के कोच हैं। गिरिराज सिंह जी, आपसे शुरू करता हूं। आप एथेंस में हुए पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस बात को काफी समय हो गया, लगभग 2 दशक हो गए। बताएं कि उस समय पैरा ओलंपिक्स और खास तौर पर उनका कवरेज और खिलाड़ियों का जो भी प्रदर्शन होता था या उनको जो तवज्जो दी जाती थी, उस स्थिति में और आज की स्थिति में क्या अंतर आया है? बहुत ज्यादा अंतर आया है। हमारे टाइम में हमें खुद पैसा लगा के जाना पड़ता था और पैरा ओलंपिक के बारे में इंडिया में इतनी जानकारी नहीं थी। और अपना जो 2004 पैरा ओलंपिक्स में अपने देवेंद्र झांझरिया जी हैं जिनका मेडल आया था वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, उनका गोल्ड मेडल आया, उनका वो पहला मेडल था। पहले हमारे इतने मेडल भी नहीं आते थे, लेकिन अब में बहुत ज्यादा सरकार बहुत खिलाड़ियों का बहुत, चाहे वो ग्रास रूट पे है चाहे कैसे भी, जैसे अपना उनके कैंप लगाती हैं, कैश अवार्ड बराबर दे रहे हैं और अपने टॉप्स की स्कीमें हैं, तो खिलाड़ियों
के लिए कोई भी कमी नहीं है। और जो हमारे मेडल पहले जो नहीं आते थे पैरा ओलंपिक्स में, पिछली बार हमारे 19 मेडल आए थे, अब की बार हमें उम्मीद है कि हमारे 25 से 26 मेडल आने की उम्मीद है। अपने प्रधानमंत्री जी जितना इंटरेस्ट लेते हैं स्पोर्ट्स में, वो एक चाहे नॉर्मल खिलाड़ी का है चाहे पैरालंपिक का है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे दूसरी स्टेट हो, सब जगह बराबर हो चुका है, सारा कैश अवार्ड हो या नौकरियां हो। ये खिलाड़ी इसके जानते हुए सरकार के सहयोग से जो ये चीजें आई हैं, तो उसमें अब खिलाड़ी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हुकम सिंह जी, यही प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि पहले पैरा ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कब शुरू हुए, लोगों को पता नहीं होता था, लेकिन अब इन खेलों को लेकर बहुत अवेयरनेस आई है। बिल्कुल सर, अभी जो स्पोर्ट्स चल रहा है जैसे पैरालंपिक पेरिस 24 जो है पेरिस में चल रहा है, तो इसमें अभी हमारी बहुत अच्छी टीम है। जैसे कि पहले के अगर आप ओलंपिक्स में देखें, जैसे रियो ओलंपिक हो गया, टोक्यो हो गया, उसके बाद तो इस टाइम बहुत अच्छी टीम है। और क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया है ना, तो यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री जितने भी हैं ये सारे मतलब कि बहुत हेल्पफुल है। अभी आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मैन टू मैन बात कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है प्लेयर का और हौसला अफजाई होता है। और इस टाइम जितनी हमारी स्ट्रांग टीम है, सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, सिलेक्शन भी अच्छे हुए और प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब उनकी ट्रेनिंग लेवल भी बढ़ गई है। बहुत सारे एथलीट जो हमारे फॉरेन में जाते हैं, ट्रेनिंग करने जाते हैं, यूरोप, अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि पहले सर के टाइम पे इतना, गिरिराज सिंह जी जैसे बता रहे हैं अभी सर, कि पहले इतना वो नहीं था। अभी पिछले 10-12 साल में, 8-10 साल में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का और पैसा भी आया स्पोर्ट्स में, स्पॉन्सरशिप है, प्राइवेट कंपनीज बहुत आ गई हैं जो स्पॉन्सर्ड कर रही हैं। और जैसे आप लोग ही हैं, मौके जब जब आप लोगों को भी चांस मिलता है, जिस तरीके से बड़े खेलों को आप लोग टेलीकास्ट करते हैं, दिखाते हैं, चाहे रेडियो के माध्यम से हो चाहे टेलीविजन के माध्यम से हो, तो ये इसलिए ये है कि थोड़ा सा अब अच्छे मेडल आने के चांसेस है। वही सर ने जैसे बताया, मैं भी वही कहना चाहता हूँ, 25, 26, 27 मेडल तक भी आ सकते हैं। और सबसे ज्यादा मेडल मुझे उम्मीद है कि इस बार एथलेटिक्स में फिर आएंगे, कम से कम 20 मेडल तक, कि मैं कम से कम 20-21 मेडल की उम्मीद लगा रहा हूं कि एथलेटिक्स से ही आएंगे। मेडल पर चर्चा करें गिरिराज जी, उससे पहले इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि खास तौर पर खिलाड़ी कोई भी, चाहे वो सामान्य खिलाड़ी हो चाहे दिव्यांग खिलाड़ी हो, उनके मन में एक भय शुरू से रहता है कि वो खेल तो रहे हैं, लेकिन इसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा। यानी उनके पास अगर नौकरी नहीं हुई और अगर खेलों में परफॉर्म नहीं कर पाए या ओलंपिक या एशियन गेम्स में मेडल नहीं जीत पाए, तो उन्हें क्या शायद नौकरी या सुविधा न मिले। ये भय, और खास तौर पर दिव्यांग खिलाड़ियों में ये भय ज्यादा रहता है। तो आपको क्या लगता है कि बीते दिनों जो खेलों का माहौल बना है, उससे खिलाड़ियों में ये भय थोड़ा सा कम हुआ है या उतना ही है? मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। वो हमारा टाइम था कि भाई हमें ये चिंता रहती थी कि अगर हमारा मेडल नहीं आएगा तो हमारी जॉब नहीं लगेगी। तो पहले ना तो स्पोर्ट्स पॉलिसी थी, ना ही पैरा ओलंपिक का इतना कोई ज्यादा रुझान था। अभी अब ऐसा नहीं है कि अभी जो हमारा, जैसे कि अगर नेशनल गेम्स में भी कोई खिलाड़ी मेडल लेता है, मैं अब हरियाणा सरकार में स्पोर्ट्स ऑफिसर हूं, तो मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी सरकार ने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, चाहे वो जॉब की पॉलिसी है, उसमें खास तौर पर ये दिया है कि भाई जो नेशनल में खिलाड़ी लेंगे उनकी सी ग्रेडेशन बनेगी, ग्रेडेशन के आधार पर उनको नौकरी मिलेगी। और सीधा जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की जो पॉलिसी है, चाहे वो हरियाणा सरकार की हो चाहे वो भारत सरकार की हो, उसमें जैसे एशियन गेम में मेडल लेंगे तो उसको एक जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप ऐसे उनको कैटेगराइज किया गया है। उसी के हिसाब से इनको अभी हमारी सरकार जॉब दे रही है। हुकम जी, कोचिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा टफ काम, यानी कोच के ऊपर कई जिम्मेदारियां होती है। अगर उसका जो चेला है वो अच्छा परफॉर्म करता है तो क्रेडिट भी मिलता है, लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट न रहे, मेडल नहीं जीत पाए, तो कोच को गालियां भी खूब पड़ती है। तो ये चैलेंजिंग जॉब है, और ये खास तौर पर चैलेंजिंग तब और ज्यादा हो जाती है जब आप किसी दिव्यांग खिलाड़ी को सिखाते हैं, क्योंकि उसके साथ कोई न कोई शारीरिक अक्षमता जुड़ी हुई है, उसको ओवर करना। और उसके साथ साथ बहुत सारे मेंटल ब्लॉक भी कई लोगों में आते हैं। किसी का, फर्ज कीजिए किसी खिलाड़ी का हाथ नहीं है, तो वो उस
को लेकर कॉम्प्लेक्स रखता है, या किसी के पांव नहीं है, या किसी की आंख में कोई कमी है, तो वो खिलाड़ियों का एक मेंटल ब्लॉक भी होता है। तो पहली चीज तो उनके फिजिकल जो शारीरिक अक्षमता या कोई कमी रह गई वो, और उससे जुड़ा हुआ मेंटल ब्लॉक, उसे दूर करना, फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कराना, ये बहुत बड़े काम हो जाते हैं। तो बताएं कि जब आप खास तौर पर दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और उनसे कैसे डील करते हैं? देखो, दिव्यांग खिलाड़ी को ट्रेनिंग देने के लिए एक तो सबसे पहले ये चीज ध्यान देना होता है कि उनको इंजरी से बचाना है। जी हाँ। इंजरी से उनको बचाना है हमें ऑलरेडी सबसे ज्यादा। जैसे कि कोई अगर ब्लाइंड एथलीट है तो उसको सबसे पहले तो देखो उसको साथ में लेके चलना, उसको इंजरी से बचाना। ट्रेनिंग तो बाद में शुरू होती है, पहले उसको इंजरी से बचाना और हर कदम कदम में उसके साथ में रहना। चाहे वो होटल में रह रहे हो, चाहे ट्रेनिंग सेंटर कहीं भी रह रहे हो, चाहे हॉस्टल में रह रहे हो, हमेशा उनके साथ में। ऐसी जैसे कि डिसेबल, जैसे फिर भी देखो किसी की इनकी एक कैटेगरी होती है इसमें 51, 2, 3, 4 ऐसे करके ये 57 तक जाते हैं। तो 51 से लेके जो 55 वाले तक हैं वो ऑलमोस्ट व्हील चेयर में होते हैं। तो व्हील चेयर में जो एथलीट होता है उसको बड़ा टफ होता है ट्रेनिंग करना, वेट ट्रेनिंग करना, फिर थ्रो करना। तो ये सारी चीजें बड़े ध्यान से देखा जाता है। और हर खिलाड़ी का ये नहीं है कि अगर कोई बेंच प्रेस कर रहा है तो दूसरा खिलाड़ी बेंच प्रेस कर लेगा, नहीं। फिर उसके लिए अल्टरनेट एक्सरसाइज ढूंढना है कि हाँ ये फ्रंट प्रेस कर लेगा तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा है इसको बैक प्रेस कराओ, या इसको स्टिक से कराओ, या वेट जो रॉड है उससे कराओ। तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट। आजकल क्या है कि इक्विपमेंट बहुत सारे हैं, फैसिलिटीज बहुत है, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट इतने हो गए हैं। पहले हमारे टाइम में तो ये कि जब हम अगर रबड़ खींचते थे तो साइकिल के रबड़ जो है वो खींचते थे हम। आज तो एक से एक इक्विपमेंट आ गए, आप एक्सरसाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो यही चीजें काफी इम्प्रूव हुआ है और गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। और साई का जिस तरीके से योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। जैसे टॉप से आजकल अच्छा पैसा मिलता है, उससे क्या है कि इक्विपमेंट वगैरह लेने में खिलाड़ियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी, तो अभी ये काफी ये चीजें बढ़ी है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न हुकम जी आपसे पूछूंगा, वो ये कि जो न्यूट्रिशन होता है, खास तौर पर किसी खिलाड़ी को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो शारीरिक श्रम कर रहा है, तो खास तौर पर। लेकिन यहाँ पर दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ दूसरी दिक्कतें हो सकता है कि उनकी शारीरिक अक्षमताओं की वजह से कोई चीज वो न खा पाए, ये फूड उन्हें नहीं देना है, तो उनके न्यूट्रिशन को लेकर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? देखो, न्यूट्रिशन के तो आजकल जैसे स्पोर्ट्स के हमारे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने हॉस्टल्स हैं, बेंगलोर में है, गांधीनगर में है, और नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है, या कहीं भी लखनऊ में, जहां पर भी है, भालगढ़ में है, तो हर जगह एक स्टैंडर्ड वो खाना उसी तरीके से देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं फूड भी, कि जो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो एक स्पोर्ट्समैन के लिए चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप और मैं, अगर हम जैसे नॉनवेज खाते हैं, हम जैसे चिकन बना रहे हैं बड़ा तड़का वड़का मार के मसाला, ये वो नहीं, वो बॉयल करके खाते हैं। जैसे चने हैं बॉयल करके खा रहे हैं, फ्रूट्स हैं, उनको मिल्क है, एग्स हैं, जितने भी ये चीजें हैं सब प्रोवाइड हो रही है आज के टाइम पे। गवर्नमेंट काफी अच्छा कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो इसीलिए मेडल भी आएंगे। पहले ये चीजें इतनी नहीं थी। देखो, ये कि एक मेहनत तो खिलाड़ी करता ही है, और उसके ऊपर जब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो वो एक हौसला और अफजाई हो जाता है, वो डबल हो जाता है वो चीज। तो इसलिए उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। गिरिराज जी, आप खुद दिव्यांग हैं, फिर भी आप खेलें और अब सिखाते भी हैं, तो ये बताएं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देता, या समाज में एक तरह से हाशिए पे आए हुए लोग, दिव्यांग लोग, और उसके बाद वो उनके अंदर एक प्रेरणा आना कि मैं एक सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा अच्छा खेल में या किसी भी क्षेत्र में कर सकता हूं, तो अतिरिक्त ऊर्जा लगती है। ये ऊर्जा कहाँ से कैसे आती है? देखो, मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि जो अपने दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो एक एक्स्ट्रा जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो उनको अपनी विल पावर है जो उनकी, वो विल पावर, मतलब आप में विल पावर सामान्य आदमी से ज्यादा होना जरूरी है। विल पावर सामान्य आदमी से ज्यादा है, क्योंकि उसको एक चैलेंज मिलते हैं जगह जगह जाके। जैसे वो कहीं, जैसे व्हील चेयर पे हम बात करते हैं, तो व्हील चेयर वाला जब जाता है तो उसके साथ एस्कॉर्ट भी है, फिर उसको जो बीमारी है वो भी समस्या है, उनके कोच को भी देखना पड़ता है। और सारा मैं अभी कहना एक चीज चाहता हूँ जो सबसे जरूरी है, अभी हमारे जो इंडिया में जो डिसेबल फ्रेंडली जो स्टेडियम है उनकी जरूरतें हैं।
ज्यादा भी नहीं तो जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें जो डिसेबल फ्रेंडली स्टेडियम होने चाहिए, चाहे वो नॉर्मल खिलाड़ी भी वहां से जा सकता है, दिव्यांग भी वहां से जा सकता है। तो मैंने देखा है दूसरी कंट्रियों में कि भाई जैसे वो चाइना है या फिर जैसे बड़ी बड़ी जो कंट्रियां हैं स्पोर्ट्स वर्क कर रही हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वहां पे अगर व्हील चेयर वाला खिलाड़ी है खुद को, उसको किसी भी एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जाएगा, अपनी गाड़ी चलाएगा, अपने कमरे में जाएगा, अपने बाथरूम में जाएगा, खुद ही अपने आप सारा वो करता है। वो इसलिए कर पाता है कि वो सारा उनका जो स्टेडियम है डिसेबल फ्रेंडली है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई इस पे हमें और सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई जितने भी हमारे स्टेडियम हैं वो डिसेबल फ्रेंडली होने चाहिए। गिरिराज जी, आप खुद एथलीट हैं, आप पैरा ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं, बताएं कि ये अनुभव कैसे रहे, और खास तौर पर तब जब दिव्यांग खिलाड़ियों के बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी। मैं तो यही कहना चाहूंगा, मेरा अनुभव है जो मैं और एक आदमियों से जो दूसरों से हटकर हूं, क्योंकि मैं जब तक भी हमारा हिंदुस्तान रहेगा, अपना जो नाम रहेगा, सबसे बड़ी बात तो ये हम प्राउड फील करते हैं, चाहे वो अर्जुन अवार्ड है, चाहे वो ध्यानचंद अवार्ड है, चाहे द्रोणाचार्य अवार्ड है, जो भी अवार्डी हैं हमारे इंडिया के, मैं तो ये कहना चाहूंगा बल्कि कि मेरे को मतलब बहुत अच्छा फील होता है। वो एक हमारा टाइम अलग था कि भाई उस टाइम ना तो सरकार इतने ध्यान देती थी और ना ही मतलब कोई एनजीओ थी या कोई भी हमारी हेल्प के लिए आगे नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले हमारी जो टीमें जाती थी तो मेडल भी नहीं आते थे पैरा ओलंपिक्स में, 1 या 2 मेडल आते थे। अभी पिछले हमारे पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल थे, और उनसे भी जो सुविधाएं सरकार दे रही है उनके आधार पर हम जो खिलाड़ी हैं वो उनको ये, चाहे वो कैश अवार्ड है, चाहे नौकरी है, चाहे वो नेशनल अवार्ड है, चाहे स्टेट अवार्ड है, वो मिल रहे हैं। तो उससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है और वो तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं। गिरिराज जी, दिव्यांग खिलाड़ियों की बात को थोड़ा सा साइड में रखकर बात करते हैं दिव्यांगजनों की। समाज में देखिए, पश्चिम में या बहुत सारे विकसित देशों में दिव्यांग व्यक्ति को लगभग उतना ही सम्मान दिया जाता है, उनके लिए जो भी जितनी सुविधा बनती है वो दी जाती है, और वो एक तरह से समाज में जिस ढंग से भी मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं या किए जा सकते हैं किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर ये स्थिति कमोबेश पहले तो नहीं थी और अब संभव है धीरे धीरे सुधरी है। बताएं कि समाज में क्या दिव्यांगजनों का जो स्थान, जो सम्मान पहले हमारे यहाँ पर होना चाहिए वो है या नहीं, और अगर नहीं था तो क्या धीरे धीरे अब वो सम्मान बढ़ने लगा है? आपका सर क्वेश्चन मेरे को दिल छूने वाला क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई पहले अगर किसी के घर में दिव्यांग बच्चा कोई पैदा हो जाता था तो उनके घर वाले सोचते थे भाई हमारा गुजारा कैसे होगा, इसका गुजारा कैसे होगा, ये हम नहीं रहेंगे तो इसकी लाइफ में क्या आने वाला हो, कैसे ये सर्वाइव करेगा। लेकिन मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, स्पोर्ट्स के बारे में ही बताऊंगा थोड़ा सा कि स्पोर्ट्स में आज दूसरा थोड़ा अलग है कि अगर दिव्यांग हो जाता है और वो स्पोर्ट्स में आता है, स्पोर्ट्स में अच्छा करता है, तो उनके घर का जो वो सोच रहे थे वो घर को, पूरे घर को लेके चलता है और समाज में भी, राज्य में भी, देश में भी उसका नाम होता है। तो वो उस दिव्यांग खिलाड़ी की वजह से उनका जो घर वालों का भी नाम हो रहा है। हाँ जी, यस। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये है कि अभी थोड़ा फर्क है। हमारे यहाँ दूसरी कंट्रियां हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई दिव्यांग को दूसरी नजर से देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा अभी है, पहले से सुधार है और हमें हमारे लोगों को मानसिकता चेंज करनी चाहिए, अपनी मानसिकता बहुत अच्छी रखनी चाहिए। जबकि ये दिव्यांग जो शब्द दिया है बहुत अच्छा है, पहले जैसे हम डिसेबल बोलते थे या हम उनको विकलांग बोलते थे। प्रधानमंत्री जी ने इतना सुंदर शब्द दिया कि मतलब डिसेबल शब्द अब बहुत भद्दा सा लगने लग गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले से बहुत चेंज हुआ है और मैं सभी लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि भाई इनमें एक चीज अलग है, जैसे चाहे वो ब्लाइंड है, चाहे ऑर्थोपेडिक है, चाहे वो फिर अपना क्या मंदबुद्धि कहते हैं वो हैं, सारे जो विकलांग हैं वो एक तरीका से आज चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है। अभी आप देखोगे कि भाई वो आईएएस भी बन रहे हैं, जैसे अपने ब्लाइंड लोग हैं, या वो अपने अभी हमारे इस टीम में भी गए हैं, अपने वो नोएडा के आईएएस हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो उन्होंने भी मतलब पिछले ओलंपिक में मेडल लिया था, सुहाग जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई पहले के मुताबिक अब चेंज लोगों में आया है और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इनको अपना जैसे नॉर्मल है उन्हीं के हिसाब से अपना डील किया जाए। हुकम जी, अब थोड़ी सी खिलाड़ियों की बात करते हैं। देखिए, सामान्य जैसे क्रिकेट जो खेल रहे हैं,
तो उनके प्रेरणा स्रोत होते हैं। कोई डॉन ब्रैडमैन को आदर्श मानता है, कोई सचिन तेंदुलकर को मानता है, कोई कपिल देव को मानता है, कोई लारा को मानता है, कोई लारा को मानता है। अपने अपने कुछ उनके प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इसी तरह जो दिव्यांग खिलाड़ी खास तौर पर, तो बताएं कि वो खेल तो खेल रहे हैं, जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो क्या उनके जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा किया है, चाहे इस देश के हो या दूसरे देश के, वही उनके प्रेरणा स्रोत होते हैं या वो सामान्य खिलाड़ियों से भी प्रेरणा लेते हैं? देखो, वो सामान्य खिलाड़ियों से भी प्रेरणा लेते हैं और सामान्य खिलाड़ी जो है वो उनसे भी प्रेरणा लेते हैं, हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों से। मैं तो ये कहूँगा कि दिव्यांग खिलाड़ियों में इतना टैलेंट है और सबसे ज़्यादा तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। अगर आप ग्राउंड में जाके देखोगे कि वो दिन के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे की धूप में, अभी जो टेम्परेचर था 45, 48, 50, 52 तक गया, उसमें भी ट्रेनिंग कर रहे थे और ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे। जबकि हमारे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री सत्यनारायण जी ने ये भी कहा था, मुझे पता है, मैं उस मीटिंग में भी था, कि अगर किसी को कोई फैसिलिटी चाहिए या किसी अच्छे ठंडे स्टेट में जाना चाहता है या बाहर फॉरेन जाना चाहता है, यूरोप में, कहीं अमेरिका में, तो वो हमें बताए, वो जा सकता है। तो जब वो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे कि जो यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे थे इंडिया में। कई बार क्या होता है कि भाई किसी कोच की प्रॉब्लम है या कुछ है, नहीं जाना चाहते हैं, कोच नहीं जाना चाहता है। कोच के साथ में देखो एक फैमिली भी होती है, उसके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है। तो खिलाड़ी तो फिर भी ये है कि चलो मैरिड नहीं है, तो कोच के साथ, ये ऑफिशियल्स के साथ में जो कोचिंग स्टार, एक खिलाड़ी अगर आप एक दिव्यांग को करा रहे हैं तो उसके साथ में कम से कम 2, 3, 4, 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं। माँ बाप, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कोचिंग स्टाफ है, एस्कॉट है, सपोर्टिंग स्टाफ है, कोच है, असिस्टेंट कोच है, ये सारे लगते हैं। तब जाके एक एशियन लेवल या ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल का एक प्लेयर तैयार होता है। तो अब जो खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, और अब तो इतना पैसा हो गया है खेलों में, जैसे अभी गिरिराज सिंह जी ने बताया, सर ने, कि अब बराबर है, एबल बॉडी और डिसेबल बॉडी दोनों को बराबर पैसे मिलते हैं। अभी बहुत सारे पैरा के ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो टॉप लेवल पे हैं, उनको जॉब की भी चिंता नहीं है, जॉब है उनके पास, और वो जॉब की भी चिंता नहीं है। हाँ, अब वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप डिस्कशन कर रहे थे कि पहले ये सोचते थे कि भाई ये ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो वो खिलाड़ी इतना सक्षम हो गया है कि वो अपनी फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, अपने रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल में भी वो हेल्प करते हैं। हुकम सिंह जी रावत, आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को सिखाया और उनमें से बहुत सारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक भी जीते। ये बताएं कि सामान्य खिलाड़ियों को सिखाने की जगह दिव्यांग खिलाड़ियों का कोच बनने का आपका ये जज्बा कब और कैसे आया? देखो सर, मैं आपको बताऊं, मैं 15 साल अमेरिका में था। मैं 2015 में वापस आया। उसके बाद 2017 में मैं पहली बार, मैं स्टेडियम में था, ऐसी अपनी फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरे पास 2-3 बच्चे आए। उन्होंने कहा सर आप कोच हो? मैंने कहा खेलता था मैं, कोच नहीं हूँ। तो सर नहीं, आप जैवलिन के सुने, आप अच्छे प्लेयर थे, ये आप कोचिंग दो थ्रो के। तो मैंने सोचा चलो यार, मैं कुछ ना कुछ करना चाहता, मैं कर नहीं रहा था कुछ वैसी। उसके बाद 2017 में मैं जयपुर नेशनल में गया था, जहाँ सर हमारे गिरिराज सिंह जी चेयरमैन थे उस टाइम पैरालंपिक कमेटी के। तो पहली बार मैं वहां गया और उन 2 बच्चों ने कम से कम 6-7 मेडल जीते, इंडिविजुअल इवेंट, रिले वगैरह भाग के सारे एथलेटिक्स। हाँ, एथलेटिक्स में। तो जैसे वो रेनू लड़की थी और कीर्ति चौहान थी 46 के, इन्होंने मेडल लिया। तो मैंने लगा यार ये तो बहुत टैलेंटेड है इनमें। उसके बाद मैंने फिर कई बच्चों को कराया, बहुत सारे बच्चे थे। उसके बाद फिर मेरे 2018 एशियन गेम्स में एक स्टूडेंट आई, वो निधि मिश्रा मेरे पास। तो उसने भी सुना था कि वो डिस्कस करते थे, फिर मैंने उसको डिस्कस कराया। एक मतलब कि 1-2-4 महीने पहले ही आई थी वो मेरे पास, पर मैंने उसको लास्ट में थोड़ा सा कराया। तो जब वो आए तो उसका ये हुआ कि हम एशियन गेम्स गए जकार्ता में, तो उसका ब्रॉन्ज मेडल आया वहाँ पे। पर मैंने ये देखा कि जितने ये स्पेशली जो पैरा एथलीट हैं, इनमें टैलेंट भी है और जज्बा भी है। मतलब कि अगर इनको सोच लिया ना कि करना है तो वो करते हैं मेहनत। देखो स्पोर्ट्स है, एक ने हारना है, एक ने जीतना है, पर ये मेहनत में कमी नहीं करते हैं। तो इसमें यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल वालों से ज्यादा इनमें टैलेंट है। देखो इतनी डिसेबिलिटी होने के बाद भी, है ना, तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं जी। तो यही सब कुछ है। गिरिराज जी,
ये बताएं कि अब हमने यहाँ तक का सफर तो पूरा किया और अब दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए माहौल भी बना है, सरकार और दूसरी संस्थाएं भी आगे आई हैं, खिलाड़ियों ने भी उसको अपनी परफॉर्मेंस के जरिए जस्टिफाई किया है, खिलाड़ियों ने अच्छा खेला है, मेडल्स जीते हैं, तो वो जस्टिफाई भी हुआ है। यहाँ से आगे क्या? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई आने वाला जो टाइम है, मेरे जो अपने जो मैं देख रहा हूँ या जो मैंने जैसे देखा है, जैसे हम 2000 की बात करें तो हमारा कोई मेडल नहीं था पैरा ओलंपिक गेम्स में। मेडल छोड़िए, खिलाड़ी भी गिने चुने जाते थे, खिलाड़ी भी मतलब 6-7 ही गए थे उसमें। और हम 2004 की बात करें तो उसमें 12 खिलाड़ी गए थे, जिसमें मैं खुद भी था, हमारा एक ही मेडल था। 2008 की बात करें तो 2008 में हमारा कोई मेडल नहीं था। हम 2012 की बात करें तो 2012 में हमारा एक मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल। और उससे बाद 2016 में जो रियो में जो अपना, तो इसके लिए क्या हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दें? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि सबसे अच्छी बात वो है कि वो हर खिलाड़ी से सीधा बात करते हैं। और स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी बात यही है कि आदमी का, खिलाड़ी का मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ता है तो उसकी विल पावर बढ़ती है। विल पावर बढ़ने के बाद वो अपना अच्छा करता है, जो पहले जो अपना टाइम ही दे के गया है या वो फिर अपना जो डिस्ट्रेस करके गया है उससे अच्छा करता है, और उससे अच्छा करता है तो उसका मेडल आता है। तो मैं यही आपको कहना चाहूँ, 2016 में हमारे 4 मेडल थे, अभी 2019 में 2022 में जो हमारा वो हुआ था, ओलंपिक हुआ था, उसमें हमारे 19 मेडल थे। और अब की बार हमारे 24 से 26 मेडल की आने की उम्मीद है। हमारे एथलेटिक्स में और बैडमिंटन में सबसे ज्यादा मेडल आएंगे पैरा ओलंपिक्स में। और जैसे अपना आर्चरी है, अपने उसमें भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं 3-4। और अपना जैसे पावर लिफ्टिंग हो गया, उसमें मेडल एक मेडल आने की उम्मीद है। तो यही कहना चाहूंगा कि भाई आने वाले टाइम में हमारा जो मेडल टैली है पैरा ओलंपिक गेम्स की, हो सकता है कि वो पहले 7 में चली जाए। बहुत बड़ी बात होगी। आम श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो उन्हें पैरा ओलंपिक्स तो पता है, उन्हें ये भी पता है कि इसमें दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, लेकिन फिर बैडमिंटन के पता चलता है कि हमारे 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो उसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं बैडमिंटन में या एथलेटिक्स में, तो थोड़ा सा एक सामान्य आदमी को ये बताएं कि ये कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। जेवलिन में भी जैसे कैटेगरीज होती हैं, आर्चरी में भी कैटेगरीज हैं। हर गेम्स की जो कैटेगरी होती है, स्पोर्ट्स कैटेगरी होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे अभी साहब ने बोला कि भाई जो एथलेटिक्स में कैटेगरी होती है 51 से 57 तक, और एथलेटिक्स में ही कैटेगरी। ये 51 से 57 क्या होता है? 51 जो क्लास है, 51 क्लास जो सबसे ज्यादा डिसेबल खिलाड़ी होता है, वो व्हील चेयर पे होता है, ना उसके हाथ काम करते हैं ना पैर काम करते हैं, तो वो 51 में आता है। जो 52 में होता है वो उससे थोड़ा सुपर होता है। 53 का जो होता है उसका यहाँ से नीचे का जो धड़ काम नहीं करता है। 54 में ये अपनी जो क्लास है, स्पोर्ट्स क्लास है, जो क्लासिफाइड है अपने इंटरनेशनल लेवल के, वही इनकी जो डिसेबिलिटी देख के भी क्लासिफिकेशन देते हैं। चाहे वो फिर आप स्विमिंग की बात करें, उसमें अलग क्लासें हैं हमारी। जैसे अपना फिर बैडमिंटन है, जैसे बैडमिंटन में अपने जो खिलाड़ी हैं SL3, SL4, SL5 जो क्लास है, SL3 जो ज्यादा, जिसका जो एक पैर ज्यादा खराब है वो SL3 क्लास है, और SL4 क्लास है जिसका थोड़ा पैर खराब है वो SL4 है, और SL5 क्लास है जो 46 के हाथ में प्रॉब्लम है वो SL5 क्लास। यानी ये बहुत सारी क्लासेस हैं और इनमें आपको प्रदर्शन करना है। तो अलग अलग क्लासों में अलग जैसे मेरी क्लास है 46 क्लास है एथलेटिक्स में, तो वो मेरे साथ जो खेलेंगे वो 46 वाले ही खेलेंगे, हाथ वाले ही खेलेंगे, उसी में उसको वो अपना परफॉर्मेंस करनी है। हुकुम जी, देखिए खेल का मतलब भी प्रतिस्पर्धा है, बिल्कुल, और वहाँ खिलाड़ी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और खास तौर पर दिव्यांग खिलाड़ी, उनको मैदान में प्रतिस्पर्धा के लिए उतरना है। और उस वक्त चूंकि किसी खिलाड़ी का जिस कैटेगरी में हमारा फर्ज कीजिए एक पांव नहीं है और फिर भी वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो संभावना पूरी है कि ग्राउंड में गिरे भी, हो सकता है दोबारा दूसरे पांव में भी लगे, कोहनी में भी लगे। ये इंजरीज होती हैं। ये इन इंजरी से बचा कैसे जाए और खिलाड़ी इनसे कैसे ओवरकम करता है? देखो, इंजरी से बचने के लिए हमारे जो अभी स्पोर्ट्स में है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है फिजियोथेरेपिस्ट। जितने भी फिजियो हैं, अभी हर एथलीट के साथ में एक फिजियो काम कर रहा होता है। अभी बहुत अच्छे हमारे पास हिंदुस्तान में फिजियो, जो पहले इतना कल्चर नहीं था, जैसे सर के टाइम पे शायद मुझे नहीं लगता कि एक भी कोई फिजियो था। अभी तो पूरा मसाजर, फिजियो, ये इनकी वजह से क्या है, आज हमारे खिलाड़ियों को इंजरी कम होती है। थोड़ा सा मसल्स टाइट हो गए, फट से फिजियो के पास जाते हैं कि सर ये मसल्स टाइट हो गया, या कहीं पे थोड़ा सा भी
हाथ मुड़ गया, पैर मुड़ गया, कुछ भी है, फट से फिजियो के पास है, डॉक्टर के पास है। ये सारी फैसिलिटीज होने के कारण आज हमारे एथलीट इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं। ये पहले ये फैसिलिटीज यूरोपियन, अमेरिकन जो जितने भी खिलाड़ी थे, चाइनीज, उनके पास पहले से था। ये अब वो चीजें क्या हमारे खिलाड़ियों को मिल रही है, तो इसलिए अब हमारे खिलाड़ी भी उनके लेवल पे बराबर पे परफॉर्म कर रही है। ये है कि धीरे धीरे देखो 2000 पहले एथेंस में जितने मेडल आए, फिर रियो में आए, फिर टोक्यो में आए, अब पेरिस में, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये गिरिराज जी, ये जो हमारे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं खासतौर पर पैरा ओलंपिक में, देखिए जैसे हमारे क्रिकेट टीम की चयन की बात आती है तो हजारों खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत के लिए खेलना चाहते हैं। इस तरह दूसरे स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। तो हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी, इनके अंदर भी ऐसी प्रतिस्पर्धा है क्या कि जैसे कोई बैडमिंटन की किसी विशेष कैटेगरी में एक खिलाड़ी जो अच्छा खेल रहा है, लेकिन उसके बाद प्रतिस्पर्धा के लिए 3, 4, 5 खिलाड़ी और हैं, यानी अपने पास एक पूल भी है, प्रतिस्पर्धा भी है बहुत। तो प्रतिस्पर्धा की स्थिति है अभी हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ अभी थोड़े बहुत खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं? पहले ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा, मतलब पहले से बहुत ज्यादा कंपटीशन है, चाहे वो बैडमिंटन हो चाहे एथलेटिक्स हो। और एक एक जो कैटेगरी में अगर खिलाड़ी का, सबसे बड़ी बात तो यह खिलाड़ी का सपना होता है कि वो इंडिया पहने, चाहे वो पैरालंपिक्स हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो, उसमें सब खिलाड़ी का सपना होता है कि भाई वो इंडिया का ब्लेजर पहने, इंडिया का ट्रैक सूट पहने। हम छोटे छोटे थे, मैं नॉर्मल में खेलता था, स्कूल स्टेट खेलता था, स्कूल नेशनल खेलता था, उनमें मैं कम्पीट करता था। तो मेरा खुद का सपना था कि भाई मैं इंडिया का कलर पहनूं। और सर अब ऐसा नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे, जैसे हम अभी अपनी जेवलिन की बात करें तो जेवलिन में हमारे यहाँ पे वर्ल्ड क्लास के कम से कम भी 8-10 थ्रोअर हैं, और जाने अपना 2 या 3 ही होते हैं जो नीरज चोपड़ा खुद उनसे प्रेरणा लेते हैं। जी। मैं नीरज चोपड़ा जी ने देखो कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, और एक वो पहले ऐसे खिलाड़ी रहे हैं एथलेटिक्स के जो लगातार मेडल जीत रहे हैं देश के लिए। वो बहुत छोटे होते थे मेरे टाइम में, मैं उनको जानता हूँ, वो पंचकुला में ट्रेनिंग करते थे। तो उनके सामने, सबके सामने समस्याएं तो आती हैं, चाहे वो नॉर्मल खिलाड़ी है, चाहे वो पैरा का खिलाड़ी है, किसी के घर की समस्या है, किसी के पैसे की समस्या है, किसी के डाइट की समस्या है। लेकिन पहले से और अब में बहुत फर्क है। अभी जैसे कोच साहब ने बताया कि भाई ये फिजियो का और जो न्यूट्रिशिस्ट का और कोचिज का और सबका बहुत योगदान है टीम में, और सबको अब ये गवर्नमेंट दे भी रही है। पहले अपने पैसा लगा के जाना पड़ता था, अभी सारे जो अपना जो गवर्नमेंट कोस्ट में टीमें जा रही हैं, गवर्नमेंट जो साई है, भारत सरकार है, सारा बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, टॉप्स की जो स्कीमें हैं, किसी खिलाड़ी पे कोई जो अच्छे लेवल पे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम आज के टाइम में नहीं है। गिरिराज जी, आपने जिक्र किया कि आपका भी सपना था भारत के लिए खेलें और आपने भारत की जर्सी पहनी। तो ये जो तमाम खिलाड़ी गए हैं हमारे इन पैरा ओलंपिक खेलों में, बताएं कि इन्होंने जब भारत की जर्सी पहनी तो इनका कैसा अनुभव रहा? मैं जो अपने जूनियर हैं, चाहे जो अपने साथी हैं, वो मतलब कई बार तो खुश होने के साथ साथ उनके आंसू आ जाते हैं कि भाई हमारा जो सपना था, भाई हमने सोचा था कि भाई हम इंडिया कलर पहने, और आज वो हमारा सपना पूरा हुआ। तो उसके साथ उनके घर वालों का भी, उनके रिश्तेदारों का भी बहुत ही, मतलब एक जहां ये सोचते थे कि भाई ये जो हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, उस बच्चे की वजह से उसके माँ बाप का नाम, देश का नाम, राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं वो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है आज इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहा है। हुकम सिंह जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते आए हैं, खास तौर पर पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों का तो वो जरूरत से ज्यादा ही हौसला बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बताएं कि प्रधानमंत्री जी जो इन खिलाड़ियों की पीठ थपथपाते हैं, उनसे क्या फर्क पड़ा? देखो, इससे जैसे प्रधानमंत्री जी मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, और पहले ऐसा नहीं होता था। अब जो हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं कि किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके से मिलते हैं प्रधानमंत्री, बहुत ही फ्रेंडली वे में, एक ऐसा लगता है अपनापन है। तो जैसे हम किसी खिलाड़ी से मिलते हैं या हमारे और कोचों से मिलते हैं, वो इस तरीके से जो मिलते हैं, एक फ्रेंडली वे बन जाता है उससे। तो उससे खिलाड़ी को लगता है कि यार देखो, प्रधानमंत्री जी इतने बड़े पद पे बैठे हैं और वो हमें इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही वो हौसला अफजाई तो होता ही होता है। ऐसा ये नहीं, आप देखो किसी, अगर हमारे कोई सीनियर भी अगर हमारे को थपथपा जाते तो हमें ऐसा लगता है कि यार आज तो सर ने थपथपा दिया, भाई अच्छा करना है, बहुत अच्छा, हौसला अफजाई होता है। तो देश के प्रधानमंत्री जब इस तरीके से 1-to-1 बात करते हैं तो हौसला अफजाई तो होता ही है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही प्रधानमंत्री जी करते रहें,
सपोर्ट करते रहें और सभी खेलों को, सिर्फ दिव्यांग खिलाड़ी नहीं, सारे यहाँ सबको ही करते हैं, तो ये अच्छी बात है। गिरिराज जी, जाते जाते तमाम श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? पैरा जो खिलाड़ी हैं, जो पैरा ओलंपिक्स गए हैं, वो उनके लिए भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि वे अपने कंट्री का नाम करें और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते देश के लिए। और जो अपना कंट्री है, पूरे अपना जो भारत देश है, उसके सभी जो इस चैनल को सुन रहे हैं उनको, सभी श्रोताओं को ये कहना चाहता हूं कि भाई आप इनको ज्यादा से ज्यादा देखें और अपना जो पैरा स्पोर्ट्स है, मैंने अभी बोला था कि भाई आने वाले टाइम में हो सकता है हम पहले 5 में भी आ जाएं, तो पहले 4 में भी आ जाएं, 7 में भी आ सकते हैं। तो हमारा जो ग्राफ है पैरा ओलंपिक्स के मेडल्स का, वो बढ़ता जा रहा है। तो संदेश यही है सभी से कि भाई इनको आप सपोर्ट करें, सभी खिलाड़ियों को। और मैं चाहता हूं कि भाई आने वाले टाइम में जैसे नॉर्मल खिलाड़ियों को पूरी तवज्जो मिल रही है, ऐसे ही पैरा खिलाड़ियों को उनके जो प्रशासन होना चाहिए। यही मेरा सभी देशवासियों को संदेश है। इसी बात पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए हम बजाते हैं 2 तालियां। और गिरिराज सिंह जी और उगम सिंह जी रावत, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। पेरिस में खेले जा रहे पैरालंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे भारतीय खिलाड़ियों के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ व्यक्त करते हैं अपनी शुभकामनाएं और संवेद स्वरों में कहते हैं चीयर फॉर भारत। इन 84 खिलाड़ियों के साथ हैं 140 करोड़ भारतवासियों की मंगल कामनाएं। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट